मेरा नाम है मेहरुन्निसा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। सुनिए दिल दहला देने वाली आज की कहानी। मैं एक डॉक्टर हूँ। जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी उसी दौरान मेरे चाचा ने कहा, बेटा जिस दिन तुम हॉस्पिटल नहीं जाती हो उस दिन क्लिनिक आ जाया करो, मेरी थोड़ी मदद ही हो जाएगी। चाचा का क्लिनिक इतना बड़ा नहीं था कि उसमें ज़्यादा डॉक्टर रखा जाए, पर कभी कभी पेशेंट की भीड़ हो जाती थी तो चाचा मुझे बुला लिया करते थे। जब एक दिन मैं क्लिनिक गई तो वहाँ एक 18-19 साल की लड़की बैठी रो रही थी। मैंने उसे देखा, इतनी प्यारी मासूम सी बच्ची, अजीब सी उसकी हालत, लेकिन ऐसी क्या बात थी कि वो लड़की इतनी बुरी तरीके से रो रही थी। मेरा काम क्लिनिक में गर्भवती महिलाओं को देखने का था। मैंने अपने पेशेंट देखे और जाने लगी, पर वो लड़की तब भी वहीं बैठी रो रही थी। मैंने चाचा जी से कहा कि मैं शाम को फिर आऊँगी, कुछ और पेशेंट आने वाले हैं, तब तक मैं जा रही हूँ। फिर मैं पलट कर चाचा जी से पूछी उस लड़की के बारे में। चाचा जी ने बताया कि अभी चेक नहीं किया है, मैंने कुछ ब्लड टेस्ट करवाने के लिए अपने कमरे में बुलाया था, पर वो लड़की इस कदर रो रही थी कि क्लिनिक में आने जाने वाले लोगों को मुझ पर ही शक होने लगा कि कहीं मैंने इस लड़की के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया है। इसलिए अगर तुम ही उस बच्ची को अटेंड कर लो तो अच्छा रहेगा। मुझे बात बड़ी अजीब सी लगी थी। भला कोई लड़की इतना क्यों रोएगी, वो भी एक मामूली से इंजेक्शन पर। मैं चेक करने जा रही थी कि चाचा जी ने कहा, सुनो तुम पहले खाना खाकर आ जाओ, फिर इसे देख लेना। मैं चाचा जी की बात पे लंच करने चली गई और दिमाग में उस लड़की की सूरत घूम रही थी। वो किसी परी की तरह मालूम हो रही थी। उसके पाँव रुई की तरह मुलायम थे और चेहरा तुम पूछो मत। इतनी खूबसूरती मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। मुझे ये लड़की बहुत मासूम लगी। मैं जल्दी से अपना खाना ख़त्म करके चाचा के पास पहुंच गई। मैंने चाचा जी से पूछा कि इसके साथ कौन है। चाचू ने कहा कि इसके साथ एक औरत आई है, वो एक दाई है और उसका नाम हलीमा है, लेकिन वो फ़िलहाल यहाँ नहीं है। ये बात सुनते ही वो लड़की और ज़्यादा रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, डॉक्टर साहिबा खुदा के लिए हलीमा चाची को यहाँ ना बुलाना, मेरा इलाज करना है तो खुद करो। मैं हलीमा चाची से बिल्कुल भी इलाज नहीं करवाऊंगी। वो इतनी डरी हुई थी कि मुझे उससे बात करनी पड़ी। मैं जानना चाहती थी कि वह इतना घबरा क्यों रही है। तब उसने जो बात मुझे बताई उसने तो मेरे रोंगटे ही खड़े कर दिए। मैं हैरत में थी कि यूपी जैसे राज्य में ऐसे भी काम होते हैं, ऐसे किस्से आज के ज़माने में भी होते हैं। उसने कहा, मेरा नाम गज़ाला है, मेरा ताल्लुक़ यूपी के एक छोटे से गांव से है। मैं तकरीबन 12 साल की थी जब माँ ने मुझे बताया कि हलीमा दाई मोहल्ले की लड़कियों को लेकर जाती है और उन्हें कोई ऑपरेशन सिखाती है। उसके बाद वो लड़कियां हज़ारों कमाती हैं। ये बात मुझे बहुत अजीब सी लगी थी, लेकिन उस वक़्त ये हवा चली थी। सब लोग अपनी बेटियों को हलीमा के पास भेजना चाहते थे, पर हलीमा बहुत कम लड़कियों को अपने साथ लेकर जाती थी। अच्छी भली मोटी ताजी लड़की होती थी तो ही उसको लेकर जाती थी। खैर हमारे घर में तो अभी कोई ऐसी लड़की थी नहीं। हलीमा का कहना था कि कोई 16-17 साल की लड़की हो तो ही लेकर जाऊंगी, 12 साल की बच्ची को मैं नहीं लेकर जा सकती। ये बात बड़ी अजीब थी क्योंकि हमारे इलाके में 12 साल की लड़की भी अच्छी खासी हो जाती है और काम करने के काबिल हो जाती है, पर जैसा कि हलीमा ने कहा था कि उसे सिर्फ 16 साल से 17 साल की उम्र की लड़कियां ही चाहिए थी, तो माँ मेरा बड़े होने का इंतज़ार करने लगी। मेरी शादी 18 साल की उम्र में होनी थी। जब मैं 15 साल की हुई तो माँ बहुत ज़्यादा खुश हो गई। कहने लगी, अब तो तुम्हें मैं हलीमा दाई के पास काम के लिए भेजूंगी, इसे तुम अपने दहेज के पैसे जमा कर लोगी। मैंने सुना है जो लड़कियां उसके साथ काम करती हैं हलीमा उन्हें तनख्वाह देती है। मैंने कहा, माँ उनके साथ तो कोई भी काम नहीं करता। तब माँ ने बताया कि मेरे चाचा की बेटी रुबीना भी हलीमा के पास काम सीखने के लिए जाती है। मुझे हैरत इस बात की भी थी कि हमारे गांव में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं हलीमा वहाँ नहीं जाती थी। यहाँ तो नज़दीकी कस्बे में लेडी डॉक्टर को भी बुलाया जाता था, पर हलीमा कौन से अस्पताल और कौन से कस्बे या गांव में काम करती थी ये बात मुझे नहीं पता थी, क्योंकि आज तक जितने बच्चे पैदा हुए किसी ने हलीमा का नाम तक नहीं लिया था और हलीमा दाई कब से बनी ये बात भी किसी को नहीं पता थी। जब मुझे ये पता चला कि रुबीना भी हलीमा के पास जा रही है
तो मैंने सोचा कि खुद हलीमा के पास जाने से अच्छा है मैं पहले जाकर रुबीना से ये बात मालूम करूं। अगले ही दिन शाम में 5 बजे मैं रुबीना के घर गई। उस वक्त रुबीना अपने काम से वापस आ चुकी थी। मैंने उसकी माँ से पूछा कि रुबीना कहाँ है। कहने लगी कि अंदर कमरे में सोई पड़ी है, उसकी तबीयत अजीब सी हो रही है, पता नहीं क्या हुआ है। आज उसका पहला दिन था, लेकिन वह बहुत थकी हुई लग रही है। मेरे दिल को अजीब सा खटका हुआ। मैं रुबीना के कमरे में गई तो देखा रुबीना अपने बिस्तर पर बेसुध पड़ी हुई थी। मैंने कहा, रुबीना तुम जाग रही हो तो मुझसे बात कर लो, पर उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मुझे बहुत हैरत हुई। रुबीना की आंखें नहीं खुल रही थी, लगता था जैसे वह थकन के मारे बेहोश हो गई है। लेकिन इतनी ज्यादा थकन उसे किस चीज से हुई थी, ये सवाल मेरे दिमाग में अटक कर रह गया था। मैं वहां से घर आ गई। माँ ने पूछा तो बता दिया कि रुबीना तो सो रही थी। माँ बोली कि कल हलीमा तुम्हें भी लेने के लिए आएगी, तुम तैयार रहना, तुम उसके साथ जाओगी, वहीं पर रुबीना से मिल लेना, रुबीना तुम्हें सब कुछ समझा देगी। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं पहले रुबीना से पूरी मालूमात लूँगी कि वह काम क्या करती है, फिर ही उसके साथ जाऊंगी। माँ बोली, ठीक है, वैसे भी कल इतवार है, तुम सोमवार वाले दिन से चली जाना, घर में पैसों की बहुत तंगी है। मैंने माँ से वादा कर लिया। यूं मैं रुबीना के पास अगले दिन फिर गई, पर रुबीना का चेहरा उतरा हुआ था, चेहरा पीला पड़ा हुआ था और वो पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ। कहने लगी, कुछ नहीं, तुम अपनी बात करो। मैंने कहा, रुबीना मैं तुमसे ये पूछने आई हूँ कि हलीमा दाई तुम्हें क्या काम सिखाती है, क्या काम बहुत मुश्किल है। ये सुनते ही रुबीना के चेहरे का रंग और ज़्यादा पीला हो गया। मैं कुछ नहीं जानती, अगर तुम उसके पास जा रही हो तो खुद चली जाओ, मुझे उसने कुछ भी बताने से मना किया है। ये कहकर रुबीना ने अपना चेहरा फेर लिया। मुझे तो रुबीना के इस रूप पर बड़ी हैरानी हुई थी। ये तुम क्या कह रही हो, तुम अपनी सहेली को नहीं बताओगी कि तुम क्या सीखने के लिए जाती हो। नहीं बताऊंगी, बात ही कुछ ऐसी है। अब खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो गजाला। रुबीना ने मेरे आगे हाथ जोड़े तो मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कि वो मुझसे तंग हो रही थी। मैं मायूस होकर घर आ गई। घर आकर मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। अब तो मुझे भी शक हो रहा था कि आखिर हलीमा दाई करती क्या है, जिसकी वजह से सब लड़कियां ही उनसे तंग हैं। पर लड़कियों की माँ बहुत खुश है। मैं घर आई, मैंने अपनी माँ को ये बात नहीं बताई। वह हलीमा का इंतज़ार करने लगी। माँ ने कहा कि वह सुबह आएगी और मुझे लेकर जाएगी, उसके साथ और भी लड़कियां होंगी। मैं सुबह उठी तो माँ ने मेरे लिए बहुत सारा खाना बना रखा था। मैं नाश्ते में अंडा पराठा खाती थी, पर आज माँ ने फल भी काट रखे थे और अनार का जूस भी मेरे लिए रखे थे। ये क्या है अम्मी? मैंने हैरत से पूछा। बेटी, ये अनार का जूस है, तो इसे पी ले, और ये फल खा लेगी तो अच्छा है। मैं और अनार का जूस बना दूंगी अपनी बेटी के लिए। जूस बनाने में देर लगेगी अम्मी, मैंने कहा, और जूस पीने की ज़रूरत ही क्या है? ज़रूरत है बेटी, हलीमा दाई ने सख्ती से कहा है कि बेटी को मेरे पास भेजने से पहले अच्छी तरह खिलाना पिलाना, और हाँ, अनार के जूस का इस्तेमाल ज़रूर करना। मैं माँ की बात सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। अम्मी ने अनार, चुकंदर और न जाने क्या क्या पीस कर रखा हुआ था, जो वो मुझे खिलाना चाहती थी। मैंने अनार का जूस तो पी लिया था, मगर उसके बाद हैरत की बात ये थी कि अम्मी ने कच्चा अंडा भी मेरे लिए पीने के लिए प्याली में फेंट रखा था। अम्मी, ये क्या दे रही हो मुझे? इस तरह से तो अंडा मैंने सारी ज़िंदगी में भी नहीं खाया। बेटी, मुझे हलीमा दाई ने कहा था कि तुम को खिला पिला कर भेजूं और पराठा ना खिलाऊं, बल्कि जो चीज़ें उसने खाने पीने को दी है तुम्हें वही खिलाई पिलाई जाए। मुझे बहुत हैरत हो रही थी कि अम्मी ये सब क्यों कर रही है, वह भी बगैर जाने। क्या रुबीना के साथ भी यही हुआ होगा? मैं सोचने लगी। मैंने जल्दी जल्दी जूस पिया, कच्चा अंडा भी पी लिया। इतने में हलीमा दाई घर के बाहर आ गई।
मैं उसे देखकर सहम सी गई थी। उसका चेहरा वाकई में वहशत से भरा हुआ था। आज उसके साथ रुबीना नहीं थी। मैंने पूछा, हलीमा चाची, क्या आज रुबीना हमारे साथ नहीं आएगी? वो बोली कि मैं रोज रोज एक ही लड़की को नहीं लेकर जाती, बस हफ्ते में 3-4 दिन लेकर जाना होता है। कुछ लड़कियों को तो महीने में 3-4 बार लेकर जाती हूँ, पर अगर तुम अपना ख्याल रखोगी तो मैं तुम्हें हफ्ते में 2 बार लेकर जाऊंगी और पैसे भी ज़्यादा दूंगी। मैंने कहा, आखिर आप मुझसे काम क्या करवाओगी चाची? बेटी, मैं बहुत इबादत गुजार औरत हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मेरी अल्लाह की तौबा है, झूठ बोलूं या कोई गलत काम करूं? हलीमा दाई ने तो मुझे इस तरह डांट दिया जैसे मैंने उन पर न जाने क्या इल्ज़ाम लगा दिया हो। यूं मैं चुप हो गई। मैं उन्हें कुछ कह भी नहीं सकती थी। उनकी उम्र 40 साल की थी। वह मुझसे बड़ी थी और मेरी माँ की जानने वाली थी। तब मैंने कहा कि ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा करूँगी। मैं घर से निकल आई। रास्ते में आते हुए हलीमा दाई ने 3-4 घरों के दरवाजे भी बजाए। वहाँ से भी मेरे जैसी लड़कियाँ निकलीं। उनको अपने साथ ले लिया और एक सरकारी अस्पताल की तरफ चल दी। वो हमें अस्पताल लेकर जा रही थी। हैरत की बात तो ये थी कि मेरे साथ साथ बाकी लड़कियों ने भी अपना चेहरा ढका हुआ था। हलीमा दाई ने शक्ति से कहा था कि तुम लोगों ने अपना चेहरा ढक कर ही मेरे साथ अस्पताल में दाखिल होना है। हम लोग जो अब दरवाजे पर खड़े थे, उन्होंने हम सबको एक एक पर्ची थमा दी। हमने पर्ची को खोलकर भी नहीं देखा। हलीमा दाई ने सख्त अंदाज से कहा था कि मेरे साथ ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना। हम लोगों ने दरवाजे पर पर्ची दिखाई और अंदर दाखिल हो गए। एक वीरान से रास्ते से गुजरते हुए हम एक बड़े से ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हो गए। ये ऐसी जगह थी जहाँ पर किसी परिंदे का भी पर मारने का सवाल पैदा नहीं होता। मैंने देखा आसपास गहरी खामोशी थी। हलीमा ने हम सबको वहाँ पर बैठने को कह दिया और खुद बाहर चली गई। फिर जब वो वापस आई तो कहने लगी, तुम सब घर से क्या क्या खाकर आई हो? मैंने बताया कि मैं कच्चा अंडा पी कर आई हूँ और साथ में मैंने अनार का जूस भी पिया है। हलीमा दाई ने मुझे एक तरफ बैठा दिया। बाकी लड़कियों से पूछा। किसी ने कहा अंडा पराठा खाया था तो किसी ने कुछ। हलीमा दाई ने अपना सर पकड़ लिया और बोली, मैंने तुम्हारी माँ को तुम लोगों को खिलाने के पैसे पहले ही दिए थे, फिर भी उन लोगों ने तुम लोगों को वो नहीं दी खिलाया जो मैंने बताया था। लगता है कि उन लोगों के दिमाग पर मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ। बड़ी गंवार औरतें हैं इस गांव की। ये कहकर हलीमा दाई निकल गई। जब वो वापस आई तो उसके हाथ में जूस के डब्बे थे। उसने बाकी 2-3 लड़कियों को भी दिए और कहा कि इसे पी लो। मुझसे कहने लगी कि तुम मेरे साथ दूसरे कमरे में चलो। मैं उसके साथ पीछे पीछे चल पड़ी। मैं कमरे में दाखिल हुई जहाँ पर एक बिस्तर लगा हुआ था। उसके आगे पर्दा था, साथ ही एक मशीन भी थी। हलीमा ने मुझे कहा कि तुम यहाँ पर लेट जाओ। उसने मेरी आंखों पर काला कपड़ा बांध दिया। मैं तो बता भी नहीं सकती कि उसके बाद मुझे कैसा महसूस हुआ। कमरे में सिर्फ हलीमा दाई की आवाज़ आ रही थी, इसीलिए मेरे साथ जो भी हुआ मैं खामोश रही। मैंने किसी तरह की कोई हरकत नहीं की। मेरे पेट पर कुछ ठंडा ठंडा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ठंडा पत्थर मेरे ऊपर रख दिया हो। फिर हलीमा ने मुझे उठाकर बैठने को कहा। मैं उठी तो देखा वहाँ हलीमा दाई के अलावा और कोई नहीं था। पूरा कमरा खाली था। मुझे तसल्ली हुई कि चलो, हलीमा दाई को हम लड़कियों की इज्जत का तो ख्याल है। मैं बाहर आई, बिल्कुल ठीक ठाक थी। हलीमा दाई कहने लगी, अब तुम दूसरे कमरे में चलो। मैं नहीं जानती थी कि वहाँ जाकर क्या होगा। जैसे ही मैं दूसरे कमरे में पहुँची,
मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने का मंजर मेरे लिए यकीन करने के काबिल नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि मुझे हलीमा यहाँ किस काम के लिए लाई है। हलीमा ने मुझे वहाँ भी बैठने को कहा, लेकिन ये मंजर देखकर मेरे दिमाग में धमाके होने लगे। मैं खौफ से थर थर काँपने लगी। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने कहा, हलीमा चाची, मैं ये काम नहीं करूँगी। वो कहने लगी कि तुम्हें तो करना ही पड़ेगा। इसी काम के तो तुम्हारी माँ को एडवांस पैसे दे चुकी हूँ और भी दूंगी। मैं बहुत डर रही थी। वहाँ मेरी तरह 3-4 लड़कियाँ लेटी हुई थी और सभी की मेरे जैसी हालत थी। बल्कि एक लड़की तो रो रही थी, चीखें मार रही थी, पर हलीमा ने उनकी भी कोई परवाह नहीं की। हमारे साथ उसका रवैया किसी जानवर के जैसा था। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, मैं ये काम नहीं करूँगी। लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ बोलती, हलीमा ने मुझे कुछ सूंघा कर बेहोश कर दिया। जब मेरी आँख खुली तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। मेरे चेहरे से थकान साफ जाहिर हो रही थी। मुझे चक्कर आ रहे थे। मुझे हलीमा से सख्त नफ़रत हो रही थी। माएँ कितनी मेहनत करके अपनी बेटियों को पाल पोस कर बड़ा करती हैं, और हलीमा जैसी दाई हमारी माँओं को बेवकूफ़ बनाकर हमें यहाँ ले आती हैं। मैंने हलीमा से कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं अब यहाँ से भाग भी नहीं सकती थी जब तक कि हलीमा मुझे खुद इजाज़त ना दे। जैसे तैसे करके शाम हुई। हलीमा ने मुझे 2000 दिए और मेरे हाथ को बंद करते हुए बोली, अपनी माँ को जाकर ये पैसे दे देना। और हाँ बेटी, मैं कोई बुरी औरत नहीं हूँ और तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मेरी इस बात को याद रखना। मैंने कहा, चाची, तुमने जो मेरे साथ किया है वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। लेकिन एक बात याद रखना कि मैं तुम्हारी हकीकत जानकर हर एक को बताऊंगी। मेरी बात सुनकर हलीमा दाई हंस पड़ी और बोली, तुम क्या बताओगी बेटी? क्या मैंने तुम्हारे साथ कोई ऐसा बुरा काम किया है? और तुम ये काम करने वाली अकेली लड़की नहीं हो। तुम्हारे साथ 4 और लड़कियां भी तो थीं। बेटी, तुम खामखा बात का बखेड़ा बना रही हो। मैं उसकी बातें सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। मेरे दिमाग में अभी तक गुस्सा था। मैंने हलीमा को और कुछ नहीं कहा। शाम हुई तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मैं घर वापस आ गई। घर आकर मैंने अम्मी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि माँ मुझे देखकर बहुत खुश हो गई थी और उसने पहला सवाल ही पैसों के बारे में किया था। अम्मी की आंखों में चमक देखकर मुझ में हिम्मत नहीं हुई कि मैं अम्मी को असलियत बता सकूं। अम्मी बोली कि क्या हलीमा ने तुम्हें काम सिखा दिया जो पहले ही दिन 2000 दे दिए? मैंने कहा, बस अम्मी, उसे मेरा काम पसंद आ गया, इसीलिए तो उसने मुझे इतने पैसे दे दिए। वह मेरा माथा चूम कर बोली, बस मेरी बेटी, अब जैसा दाई कहती है वैसा ही करना है तुम्हें। वही कुछ खाना है जो दाई कहेगी, उसके अलावा तुम कुछ मत खाना, वरना ये ना हो कि हमारा काम खराब हो जाए। मैं हैरान थी। अम्मा कैसी औरत है, या तो उसे इस बात का पता ही नहीं है या जानबूझकर अनजान बन रही है कि मेरे साथ वहाँ होता क्या है। खैर, मैं खामोशी रही, क्योंकि घर में पैसे आ रहे थे और मेरा दिल नहीं मानता था कि मैं अपने घर वालों को मायूस करूं। यूं अगला दिन आ गया। हलीमा आज मुझे लेने के लिए नहीं आई। अम्मी परेशान हो गई, कहने लगी कि हलीमा आज तुम्हें काम पर नहीं लेकर जाएगी। मैंने हंसकर कहा, वो मुझे हफ्ते में 3-4 दिन ही लेकर जाएगी, तुम फिक्र नहीं करो, वो पैसे अच्छे देगी। माँ मेरी बात सुनकर चुप थी। उसने तो 2000 रुपये की शक्ल एक साथ कभी नहीं देखी थी, इसीलिए वो मुझे कैसे कह सकती थी कि उसे ये पैसे कम लग रहे हैं। ये पैसे अम्मी के लिए बहुत ज़्यादा थे। हलीमा दाई अगले दिन फिर कहने लगी कि तुम्हारी बेटी की ज़रूरत पड़ गई है और उसका काम हमें बहुत पसंद आया है।
आज इसे फिर से लेकर जाऊंगी। मैं बहुत थकी हुई थी, थकान अभी तक नहीं गई थी। मैं हलीमा दाई से कहने लगी कि मैं आज नहीं जाऊंगी। उसने कहा कि आज मैं तुम्हें 3,000 रुपये दूंगी, इसीलिए मुझे मना मत करो। यूं रिज्क को लात नहीं मारते। और तरह तरह की बातें करने लगी। अम्मी मान गई, कहने लगी बेटी और काम ही क्या है, घर के काम मैं कर लूंगी, तुम हलीमा के साथ चली जाओ। मुझे माँ का लालच पर अफसोस हो रहा था, पर दाई के बुलाने पर मैं उसके साथ चली गई। आज जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गई तो यहाँ का मंजर देखकर मेरी तो टांगे ही कांप गईं। एक लड़की जोरों कतार से रो रही थी। हलीमा ने उसे भी पकड़कर बैठा रखा था। हलीमा को कहने लगी कि मुझे घर जाना है, मैं ये काम नहीं कर सकती, मुझे बहुत कमज़ोरी हो रही है। मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब हलीमा ने आते ही उस लड़की को थप्पड़ मारा और बोली, मैं तुम्हारी माँ को पैसे देकर लाती हूँ, तुम्हें मुफ्त में नहीं लाती कि इतने नखरे कर रही हो। तुम्हें तो मुझे खाना भी 500 का खिलाना पड़ता है, इतने जूस पिलाने पड़ते हैं, फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर जुल्म कर रही हूँ। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। वह उस लड़की को घसीटकर बाहर निकालने लगी। लड़की रोते रोते वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई। लड़की के बेहोश होते ही बाकी लड़कियों ने भी रोना धोना शुरू कर दिया। इतने में एक नर्स वहां दाखिल हुई, जो ये सारा मंजर देखकर परेशान हो गई। हलीमा ने उसे पकड़कर समझाने की कोशिश की कि मैं तुम्हें सारी बात समझाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम्हें लग रहा है। पर वह नर्स गुस्से से पागल हो रही थी। कहने लगी, तुम इतनी सी लड़कियों के साथ तुम ये जुल्म कर रही हो। एमडी साहब ने तुम्हें ये तो नहीं कहा था कि तुम इस तरीके से खून इकट्ठा करो। वैसे भी एक इंसान 2 महीने बाद खून की 1 बोतल दे सकता है। तुमने तो इन लड़कियों के साथ जुल्म करना शुरू कर दिया है। तुम इन्हें हफ्ते में 3-4 बार लेकर आ जाती हो। क्या तुम्हें जरा भी एहसास है कि ऐसा करने से इनमें से किसी की भी मौत हो सकती है? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम इनकी उम्रों का तो ख्याल लिया होता। देखो सबके रंग कैसे पीले पड़ गए हैं। वो नर्स हलीमा को समझाने लगी, पर हलीमा कहाँ बाज आने वाली थी। उसने उस नर्स को धमकाया और बोली, अगर तूने किसी को भी जाकर ये बात बताई, तू भी नौकरी से बर्खास्त कर दी जाएगी। मैं नहीं जानती कि उसके बाद क्या हुआ उस नर्स का, लेकिन इन 3-4 दिनों में हलीमा हमें अस्पताल ले जाकर कमरे में तकरीबन 10 पैकेट खून के इकट्ठे कर लेती और फिर वह जाकर इमरजेंसी में मौजूद मरीजों के रिश्तेदारों को बेच देती। मुझे हलीमा पर गुस्सा भी आता था, लेकिन वह हमें अच्छी खासी रकम देती थी, इसीलिए हम कुछ बोलते भी नहीं थे। ये बात ज़्यादा समय तक छुपी नहीं रही थी। कुछ समय बाद अस्पताल में बड़े डॉक्टर ने चक्कर लगाया। जब उस तक ये बात पहुंची तो उसने आकर ऑपरेशन थिएटर को देखा। जब उन लड़कियों के शरीर पर नज़र पड़ी जो बेचारी अब कमज़ोर हो चुकी थी, उनकी माँ उन्हें खिला पिलाकर इसलिए भेजती थी कि वह उनके लिए पैसे कमा कर लाएंगी। डॉक्टर को लड़कियों की माँ बाप पर हैरत तो हुई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा हलीमा का कसूर था, जो अस्पताल ही के एक डॉक्टर की मदद से यहाँ पर लोगों को लूट रही थी। लेबर रूम और इमरजेंसी में जब भी खून की ज़रूरत पड़ती, हलीमा वहाँ पर हाजिर रहती थी, लेकिन वह इस बात से फ़ायदा उठा रही थी। खून की बोतल जो कि वैसे तो 2,000 की मिलती है, वह उसे 8 से 10,000 में बेच रही थी, क्योंकि इतने दूर इलाके में लोगों के पास मैचिंग खून नहीं होता था जो वह अपने मरीजों को लगा सके। हलीमा दाई ने उसी तरह अलग अलग ब्लड ग्रुप वाली लड़कियों को इकट्ठा कर रखा था। वह अलग अलग समय में उनका खून निकालकर
आगे बेचती रही। मुझे हलीमा दाई की इस बात पर बहुत गुस्सा था, लेकिन बिना डॉक्टरों के हलीमा ऐसा कर भी नहीं सकती थी। पर मैंने अम्मा को ये बात बताई थी कि हलीमा हमारे साथ ये सब करती है, पर अम्मा ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। उस हादसे के बाद मुझे लगा कि अब मेरी जान इस काम से छूट जाएगी, पर फिर हलीमा ने मुझे एक और अस्पताल में ले जाना शुरू कर दिया। मेरी अम्मी से कहा कि काम अब दूसरे अस्पताल में है। अब तो हलीमा दाई हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती करने लग गई थी और बड़े ही बेदर्द तरीके से खून निकालती कि हमें उस काम से डर लगने लग जाता। बिल्कुल बेहोश हो जाते थे हम और कांपते थे, थर्राते थे। जब मेरे जिस्म में कोई सुई चुभाती तो लगता जैसे कि मैं जहन्नम की आग में झोंक दी गई हूँ। इस बात ने मुझे परेशान कर दिया और दिमागी मरीज भी बना दिया। यहाँ तक कि बीमार होकर जब मैं अस्पताल के बिस्तर पर जा लगी, तब मेरी अम्मा को मेरी सेहत का एहसास हुआ। तब उन्होंने मेरी बात का यकीन किया कि हलीमा दाई असल में हमारे साथ करती क्या है। अब अम्मी मुझे यहाँ इलाज के लिए लाई है, लेकिन साथ में वो मनहूस औरत हलीमा भी आई है। खुदा के लिए मुझे दोबारा उसके हवाले मत करना। उसे पकड़कर जेल में बंद कर दो। वो एक बूढ़ी औरत है। ये कहकर वो लड़की फिर रोने लगी। उसकी सारी बातें मैंने और चाचू जी ने रिकॉर्ड कर ली थी। हमने तुरंत पुलिस को इत्तला किया और हलीमा को गिरफ्तार करवाया। उस लड़की का पूरा इलाज चाचू ने अपनी क्लिनिक में ही फ्री में किया। उस लड़की को अब जब भी मैं मिलती हूँ, सोच में पड़ जाती हूँ कि क्या सच में आज के दौर में भी लोग अपना पेट पालने के लिए अपना ही खून बेच सकते हैं। यकीन नहीं होता। ये कैसी लाचारी है, सोचिएगा ज़रूर। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलते चलते दो लाइन कह देती हूँ कि मजबूरियाँ कभी उम्र नहीं देखती हैं, वो तो जिस्म से खून तक खींच लेती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।